यस, एक बार और। अच्छा, जब अपन कंपनी इनकॉर्पोरेट करता, ठीक है, सबको पता है कंपनी कहाँ पर इनकॉर्पोरेट होती है? आरओसी के पास। और कौन से चैनल के थ्रू, किस पर होती है? एमसीए पर। ठीक है, अच्छा, मैं एक व्यक्ति हूँ ही, मैं आप लोगों के पास आई और मैं बोल रही हूँ कि मुझे एक कंपनी खोलनी है। क्या खोलनी है? मुझे अगर कंपनी खोलनी है तो आप बोलोगे अच्छा चल ठीक है मैं कंपनी खोलूंगा, तो क्या क्या पूछोगे आप मुझसे? सबसे पहले तो ये बताओ, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे? मेरा सिन पैन थोड़ा ना होता है, मेरे तो सर पैर है बस। ठीक है, बताओ। ठीक है, आपको कंपनी का प्रपोज नेम क्या रखना है? बिजनेस स्ट्रक्चर, ठीक है। और सही जा रहे हो? अब थोड़ा सा लिंक पर आइए परनीत। यस, और सोचो, दिमाग लगाओ। मैं आप लोगों के पास आई, अब आपको कंपनी बनानी है, तो बेसिक इन जनरल आधार पैन फोटो कुछ नहीं लोगे? यस, वेरी नाइस। तो ये बोलो ना, कितने मेंबर्स हैं, कितने डायरेक्टर्स रहेंगे, कितना पैसा लगा रहे हो? अभी फर्स्ट चैप्टर में देखा, वही सारी चीजें हमको अब सेकेंड चैप्टर में कनेक्ट करनी है। कह है कि अब पूछोगे ना कितना पैसा लगा रहे हो, भाई तेरे साथ कोई पार्टनर वार्टनर है? मिनिमम तेरे को 2 डायरेक्टर तो चाहिए ही रहेंगे, चाहिए रहेंगे। यस, ठीक है, इसके अलावा मेंबर्स मिनिमम चाहिए रहेंगे, और हर मेंबर के पास कुछ ना कुछ शेयर होना चाहिए सब्सक्राइब करने के लिए। किस टाइप का नेचर होगा? और मेन तो भाई आप डिक्लेरेशन दे रहे हो, कंसेंट दे रहे हो, फंड कहाँ से रेस करोगे? खुद का पैसा लगा रहे हो। ठीक है, ठीक है, बोल सकते हैं वाला एस्पेक्ट भी। और कुछ इसके अलावा? बेसिक यही डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, मेजर इंपॉर्टेंट रहता है कंसेंट और डिक्लेरेशन, जो अनुशिका ने बोला। कंसेंट और डिक्लेरेशन मतलब क्यों? ताकि वो बोले कि हाँ मैं अपनी हामी भर रहा हूँ कि मैं इस कंपनी में एज अ डायरेक्टर आऊंगा या एज अ मेंबर आऊंगा। ये एकदम इन जनरल बेसिक चीजें रहती है कंपनी बनने के लिए। कह रहे सारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का काम कौन करता है? कंपनी सीएस, यस, कंपनी सेक्रेटरी करता है। वेदर कंपनी हो, एलएलपी हो, सेक्शन 8 हो, आप ये सब जब प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको बहुत सीखने को मिलेगा। इवन इंटर्नशिप में भी चालू है, आपको ऐसे होगा कंपनी बनाओ, कह रहे तो आपको पूरी प्रोसीजर है इसके अंदर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सा फॉर्म आपको एमसीए पर फाइल करना है आरओसी के पास। कह रहे अपन एमसीए पर भी जाएंगे। बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते, चैप्टर में खास 2 ही चीजें हैं, इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, और दूसरा डेफिनेशंस। कंपनी के फीचर्स बताओ। चलो, कंपनी की डेफिनेशन सुनी होगी, कंपनी क्या है? कॉर्पोरेट एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड अंडर और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब अपना 1956। कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं? फर्स्ट, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, एंटिटी बोल दो, आइडेंटिटी बोल दो। लॉ की आईज में वो एक सेपरेट लीगल पर्सन है। परपेचुअल सक्सेशन, मैन में गो और कम, कंपनी रिमेन्स कांस्टेंट। कॉमन सील होती है कंपनी की, ऑफिशियल सील होती है। क्या लाइबिलिटी होती है? ये डिपेंड करता है वैसे देखा जाए तो, अभी इसी के अंदर अपन देखेंगे, ठीक है, कि लाइबिलिटीज कैसी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, सीव और टू बी सीव्ड। किसी पर केस कर भी सकती है और उस पर भी कोई केस कर सकता है, और खुद के नाम से प्रॉपर्टी परचेस कर सकती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है एज अ कंपनी। बेसिक चीजें क्लियर है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी देखे तो कितने कैटेगरी में डिवाइडेड है? 3। स्टैट्यूटरी कंपनीज, अच्छा नाम से क्लियर होना चाहिए, स्टैट्यूटरी मतलब लॉ ने बनाई है, स्पेशल एक्ट ने बनाई है, इसी को बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज। किसी स्पेशल एक्ट के अंदर बनी गई हो, अगर वो किसी स्पेशल एक्ट के अंदर बनी गई, इसका मतलब कंपनीज एक्ट में तो से एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई हो, किसी अदर एक्ट है जैसे एलआईसी, एलआईसी एक्ट के अंदर बनी है,
ठीक है, SBI, GIC जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, RBI सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, मतलब ये सारी कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट के अंदर बनी है, इसी को क्या बोलते हैं, स्टेट्यूटरी कंपनीज। फिर दूसरी होती है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड मतलब इसके अंदर भी दो कैटेगरियां, प्राइवेट और पब्लिक। अच्छा, इसमें देखें तो लिमिटेड और अनलिमिटेड वाला कंसेप्ट आता है। एक लिमिटेड बाय और लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, किसी को पता है? लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब जितने का शेयर है उतनी लाइबिलिटी। वेरी नाइस। बाय गारंटी क्या होता है? वेरी नाइस। गारंटी मतलब एक शेयर होल्डर ने गारंटी दी है। किस चीज की गारंटी दी है? कि मैं इतने एक्सटेंट तक एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होगी, मैं इतनी गारंटी देता हूं कि मैं इतने पैसे पे करूंगा। ये क्या हो जाती है? बाय। अच्छा, फिर आती है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड में आती है हैविंग शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं? सुना है आज तक? किसको बोलते हैं शेयर कैपिटल? सोच के देखो, भाग लगाओ। एक है हैविंग शेयर कैपिटल और दूसरी है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब शेयर्स है उसके, कैपिटल यस, शेयर्स एक कंपनी में। अच्छा, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अगर शेयर्स की बात नहीं चल रही है तो हो सकता है किसकी बात चल रही हो? इसको अपन अब पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। क्लियर है? कितनी कैटेगरी में है? 3। स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी मतलब किसने बनाई है? किसी स्पेशल एक्ट। रजिस्टर्ड जो फर्दर बाइफर्केट है कितने में? 2 में। प्राइवेट और पब्लिक की बात करते तो पता है इसमें आपको डेफिनेशंस पढ़ने को मिलेगी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? जिसमें आप फंड रेस पब्लिक से, पक्का। प्राइवेट में फिर अनरजिस्टर्ड कंपनी, मतलब ऐसी भी बहुत सारी कंपनी अपन ने प्रैक्टिकली देखी है कि यार ये बोलता है कंपनी बनी है लेकिन वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर, तो वो कहाँ जाती है? यार आगे बढ़ू, देखो, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कंपनीज स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बनी है। एग्जाम्पल्स आपने देख लिए थे, LIC, GIC, SBI, RBI, ये सारे आपके इसमें मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स, चलेगा। रजिस्टर कंपनी मतलब किसके अंदर रजिस्टर है? क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ, फिर फर्दर एक होगी अनलिमिटेड कंपनीज और एक लिमिटेड बाय गारंटी। आप चाहो तो ऊपर वाले टाइप्स भी पढ़ सकते हो, नीचे उन्होंने थोड़ा आगे पीछे देके रखा है, बट वन इन द सेम थिंग, बस इतना क्लियरिटी रखना। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब जितने शेयर्स है उस एक्सटेंट तक गारंटी है, उस एक्सटेंट तक की लाइबिलिटी है। गारंटी मतलब जितना आपने बोला है कि मैं वाइंडिंग अप के टाइम पे करूंगा उतने एक्सटेंट तक। क्लियर है? चाहो तो एक बार रीड करो। अनलिमिटेड कंपनी, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनी इज अनलिमिटेड। सेक्शन 292 ऑफ कंपनीज एक्ट, सबको पता है ना, डेफिनेशन स्टार्ट ही होती है 2 से। Provide that unlimited company means company not having any limit on its liability of its members. Such company may or may not have share capital. हो भी सकता है गारंटी वाली हो, समझ गए? अनलिमिटेड है। They may be either, और अब नोट्स बनाने का सही तरीका, कंफ्यूजन ना हो तो जैसे अगर ये पढ़ लिया तो बस ये 2 लाइंस में लिख लिया करो कि शेयर कैपिटल वाली भी हो सकती है और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल भी हो सकती है। पब्लिक कंपनी भी बन सकती है, प्राइवेट कंपनी भी बन सकती है। थोड़ा सा क्लियर है डेफिनेशन का सेक्शन? अनलिमिटेड का मतलब ही क्या होता है? सब कुछ, ठीक है, जहां पर मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो अभी बताया, अंडरटेक रिस्पेक्टिवली मतलब उन्होंने एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिया था कि हम वाइंडिंग अप के टाइम इतना अंडरटेक करेंगे, इतना कंट्रीब्यूट करेंगे। किस में?
किस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा आपने? दो चार्टर डॉक्यूमेंट ही तो है, एक एमओए और दूसरा। अच्छा मुझे ये बताना, एओए क्या होता है? होता क्या है? कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्या होता है एओए कंपनी के? एमओए क्या होता है फुल फॉर्म के अलावा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नो, और कुछ? और क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए तो बहुत बार सुना है। एमओए होता है, एओए होता है, क्या होता है एमओए? यस, और कुछ? और कुछ? मतलब मैं जो चाह रही हूँ वो चाहिए, ये सब चीजें सही है, मैं कुछ और चाह रही हूँ एमओए के बारे में। यस, ऑनलाइन कोई बता पाएगा? इन लोग को तो नहीं पता। यस, इन्फो अबाउट द कंपनी फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन। और कुछ? श्रीनिधि, मिहिर, अंजलि। यस, एमओए में सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस होते हैं। क्या होता है? क्लॉजेस। कभी सुना है एमओए की क्लॉज में ये लिखा है 6 क्लॉज होते हैं? कौन कौन से होते हैं क्लॉजेस? अच्छा सुनो, एक एक। नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या होता है? कंपनी का नाम। कंपनी का नाम प्राइवेट होगी तो क्या लिखा रहेगा? प्राइवेट होगी, प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी हुई तो लिमिटेड। ओपीसी रही तो ओपीसी। सेक्शन 8 रही तो फाउंडेशन या सेक्शन 8। लिखा आता है ना, 1% कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा रहता है। ये भी अपने को है पढ़ने को। पर नेम क्लॉज समझ गया, कंपनी का पूरा नाम। अच्छा दूसरा क्लॉज कौन सा होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या पता है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी के बारे में? अपन ये चिंता मत करना जो लोग ब्लैंक या कुछ लगे कि मैम क्या चल रहा है, ये सब इसमें लिखा है, सब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यस, रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में क्या पता है? गुड मॉर्निंग। क्या होता है रजिस्टर्ड ऑफिस? यस, अनुष्का कुछ बोलना चाह रही है? करेस्पॉन्डेंस एड्रेस। कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट होती है ना तो उसको बताना पड़ता है वो काम कहाँ पर करेगी, आरओसी के डॉक्यूमेंट्स कहाँ भिजवाएंगे, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस कहाँ होगा, डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे रहेंगे। आज तक सुना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रहता है, कंपनी के एनुअल फाइलिंग के डॉक्यूमेंट रहते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स तो कहाँ रहेंगे? अलग भी हो सकते हैं, बुक्स रखने का एड्रेस अलग भी होता है, पर हम इन जनरल मान के चल रहे कि रजिस्टर ऑफिस वो जगह होती है जहाँ पे कंपनी का ऑफिस क्या होता है, सिचुएटेड। जब भी कंपनी बनती है तो आरओसी को सबसे पहले क्या बताती है कि मेरा क्या है, ये रजिस्टर ऑफिस। अच्छा नेम क्लॉज हो गया, रजिस्टर ऑफिस हो गया, और लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी में क्या आएगा? लाइबिलिटी में क्या ये चीज आएगी क्या कि कंपनी कौन सी कंपनी है? यस, पता चलता है क्या? किसी ने कल मैंने एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखाया था, उसके अंदर ये लाइन लिखी थी कंपनी लिमिटेड बाय। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिखना, ये चीज है। तो वो सीओआई में लिख रहा है तो अपने मेमोरेंडम में क्यों नहीं लिखेगा? ठीक है, कि किस टाइप की कंपनी है, कंपनी की लाइबिलिटी कैसी है, क्या कंपनी गारंटी वाली है, क्या कंपनी शेयर्स वाली है, क्या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, ताकि सामने वाले को प्राइमा फेसिया पता चल जाए कि कंपनी की लाइबिलिटी कितने एक्सटेंड तक है। क्लियर है? चलो, इसके अलावा और कौन से क्लॉजेज होते हैं? कैपिटल क्लॉज। कितने टाइप की कैपिटल्स होती है? कौन कौन सी? बोलो यार, इतना ऐसे मुंह तो ऐसे बना लिया मैं कुछ अलग ही पूछ रही हूँ।
एकदम इन जनरल बात कर रही हूँ मैं, तो नहीं पढ़ा रही है, इन जनरल बात। कैपिटल सुना है? कितने टाइप की कैपिटल होती है आज तक? क्या होती है? 2 टाइप। कौन कौन सी? कैपिटल पूंजी अपनी जो अपन लगाते, ऑथराइज्ड कैपिटल। सोच के दिखो, तुम अपनी बुद्धि लगाओ इधर कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट। तो मैं कौन सी कैपिटल पूछूंगी? कंपनी की कैपिटल। एमओए में अगर मुझे कैपिटल क्लॉज डालना है, ठीक है, ये तो मैं डाल चुकी ना ऑलरेडी लाइबिलिटी में। मुझे अगर कैपिटल डालना है तो ये तो बताना पड़ेगा कि कितनी कैपिटल लोगों ने लगाई है, कितनी ऑथराइज है। कितने टाइप की कैपिटल होती है बताओ? पक्का? हाँ, कितने टाइप की कैपिटल होती है? 4। ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप, और वी कैन से कॉल्ड अप। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स जो कंपनी के रहते, कि इतने कंपनी क्या कर सकती है, कैपिटल रेस कर सकती है। ठीक है, मैक्सिमम। इशूड क्या रहती है? अच्छा एग्जांपल, 15 लाख मैंने मान के चल लिया, मेरी क्या रहेगी? ऑथराइज कैपिटल। मतलब इतनी मैं कैपिटल एक रेस कर सकती हूँ किसी भी टाइम पर। ये मैं किस में लिख रही हूँ अपने, कौन से क्लॉज में? यस, इशूड कैपिटल मतलब कंपनी इशू करती है। यस, तो हो सकता है कि वो 15 लाख, अगर वो लिमिट है कंपनी की कि यहाँ तक इशू करती है, उससे कम की इशू कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है। से एग्जांपल उसने कर दिया 8 लाख। ठीक। सब्सक्राइब मतलब उसने 8 लाख लोगों से मांगे, क्या मिल गए? सब्सक्राइब वो अपन ने 12th में पढ़ा होगा, अंडर सब्सक्राइब होता है, ओवर सब्सक्राइब होता है। आजकल किसी को शेयर मार्केट या किसी चीज में इंटरेस्ट है? किसी को भी, मतलब कि आईपीओ क्या है होता है, आईपीओ में ऐसा सुना आज तक शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो गए, अंडर सब्सक्राइब हो गए, ऐसा कुछ सुना है आज तक? इसी के अंदर आता है। ठीक है, चलो, सब्सक्राइब मतलब कितना पैसा, पेड अप क्या होता है, कितना पैसा आ गया है। अपन अपन ने 11th-12th में वो पढ़ा था, फर्स्ट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ऐसा जितना अपन ने बुलाया, कॉल्स, सब चीजें आ जाती है। क्लियर है? कैपिटल क्लॉज क्लियर है? और कौन सा क्लॉज होता है, चलो लिखते हैं। फर्स्ट नेम क्लॉज, दूसरा आरओ लिख दूं, हम आरओ बोलेंगे इसको। तीसरा लाइबिलिटी, चौथा और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बगैर एमओए ही नहीं है, एमओए में बीच में ऑब्जेक्ट ही तो आता है। क्लियर है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है? ओके, यस, ऑब्जेक्ट पर है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कंपनी का ऑब्जेक्ट सुना है?
किसमें लिखते हैं, क्या होता क्या है ऑब्जेक्ट, कि कंपनी क्या करेगी। ऐसा आज तक सुना है कंपनी का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। होता क्या है, क्या लाइंस होती होगी ऑब्जेक्ट में, कभी सुना है? ऑब्जेक्ट मतलब यस कंपनी का विजन, मिशन, व्हाटएवर। ठीक है, मतलब कंपनी क्या काम करेगी। अगर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्लियर है, तो उसमें वो लिखेगी कि डिफरेंट टाइप के फर्नीचर मैन्युफैक्चर करूंगा, सोफा ले लो, बेड ले लो, किचन, जो भी चीजें होंगी, क्लियर है, फर्नीचर रिलेटेड, वो सब किस में लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट में। ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं। एक कौन सा होता है, मेन ऑब्जेक्ट जो कंपनी काम करेगी। दूसरा होता है एंसिलरी, सप्लीमेंट्री, एंसिलरी बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंसिलरी मतलब इसके अलावा बाकी सारे काम भी कर सकती है। इसके अलावा काम जैसे एग्जाम्पल, कभी सुना है आज तक कि कंपनी अपने एओए और एमओए के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट लिखा है उसके अलावा काम नहीं कर सकती। सुना है आज तक ऐसा? अगर उसके अलावा काम किया तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस। सुना है? नहीं। अल्ट्रा वायरस मतलब क्या, से एग्जाम्पल उसने अपने एमओए में लिखा था मैं फर्नीचर बनाऊंगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट में लिखा। फर्नीचर बनाने के अलावा उसने जो अपने एमओए में चार्टर डॉक्यूमेंट्स में लिखा, उसके अलावा अब वो क्लॉथिंग में चला गया, या ऐसा मैं बोल दूं फूड वाले बिजनेस में चले गया, क्लॉथिंग वाले बिजनेस में चला गया, क्या उसने अपने ऑब्जेक्ट के अलावा काम करना चालू कर दिया? हाँ, उसने जो बताया था एमसीए को, आरओसी को, कि भाई मैं तो फर्नीचर बनाऊंगा, इसके अलावा वो दूसरा काम करने लग गया, मतलब ऑब्जेक्ट से हटके काम करने लग गया। तो इसी सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, अल्ट्रा, इसको अच्छे से लिख देती हूँ, अल्ट्रा वायरस। मतलब अपने ऑब्जेक्ट को छोड़कर कुछ और करोगे जो आपने मेंशन नहीं किया है, अपने एमओए एओए में जो आपने लिखा है उसको छोड़ के कुछ अलग करोगे तो वो चीज क्या कंसीडर हो जाएगी, अल्ट्रा वायरस है। इसलिए ऑब्जेक्ट क्लॉज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी लिखो, जब अपन कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं ना, सबसे पहला डॉक्यूमेंट ही पता है क्या जाता है, ऑब्जेक्ट। क्या आप बता दो, आप कंपनी किस तरीके की खोल रहे हो, क्या काम करोगे, क्लियर है यहाँ तक? चलो, और कौन से क्लॉजेस होते हैं, बताओ बताओ। क्या कभी सिचुएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज सुना है, सब्सक्राइब, यस क्या होता है, सिचुएशन, सब्सक्राइब, ऐसा कुछ सुना है आज तक? बताओ बताओ क्या होता है, सब्सक्रिप्शन, यस वेरी नाइस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वो तो चलो अपन ने कैपिटल में लिख लिया। सब्सक्राइबर्स के बारे में कभी सुना है क्या? बताओ बताओ, अरे कौन सबसे पहले वाले डायरेक्टर्स मेंबर्स रहेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर, फर्स्ट मेंबर्स, मतलब आपने सोच के देखो, ये सब कुछ तो लिख लिया, अब कंपनी में रहेगा कौन, वो भी बताना पड़ता है शुरू में। अच्छा ये बताओ कि एक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए, ऐसे मन से बताओ, अपन पढ़ेंगे इसको आगे। 3 मेंबर्स। तुमने 2 और 7 वाली किसकी लिमिट पढ़ी है? यस याद आया, तो वो आपने आज तक लिमिट तो पढ़ ली है कि प्राइवेट में 2 और मैक्सिमम 200, पब्लिक में कितने 7 मैक्सिमम, तो ये किसकी लिमिट है, मेंबर्स की लिमिट है। समझ गए, बेसिक चीजें थोड़ी सी क्लियर जा रही है, आगे बढ़ू पक्का, इसमें अभी और आएगा, आपको उसके नोट्स वोट्स सब मिलेंगे, एओए के बारे में, एमओए के बारे में फिर से पढ़ेंगे अपन तो और क्लियर होगा।
वो इसलिए क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं ना डेफिनेशन में, जहाँ पर आपका अगर वही क्लियर नहीं होगा ना तो डेफिनेशन भी डिफिकल्ट लगेगी कि यहाँ पर क्यों आया। समझ में आ रहा है? चलो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है देख ली। गारंटी मतलब वाइंडिंग अप के टाइम जो भी एमओए में कंट्रीब्यूशन आपने बोला था, अपन उधर टाइप ऑफ कंपनी लिखते हैं ना, कैसी कंपनी लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर उधर लिखा रहता है, ठीक है। तो आपने बताया कि आप इतनी गारंटी दे रहे हो उतने की, चलेगा। चलो, guarantors of the company debts up to agreed amount, the members are liable to the company and any other person up to the extent of guarantee given by company limited by shares। अच्छा, limited by shares मतलब वो क्या है? ठीक है, यस यस, आउटस्टैंडिंग अमाउंट। एग्जाम्पल, एक कंपनी के शेयर की कितनी वैल्यू है? फेस वैल्यू एग्जाम्पल 100 रुपये मान के चलो एग्जाम्पल, ठीक है। उसमें से आपने कितना पे कर दिया है? 85 रुपीज़ पे कर दिए इस एग्जाम्पल। अब अगर मैं कंपनी हूँ, आप लोग मेंबर्स हो जिनको 100 रुपये के शेयर पे आपने 85 दे दिए, तो आपकी लाइबिलिटी अब कितनी बची? 15 रुपये की। तो आपकी लिमिटेड बाय शेयर्स में जितने का शेयर है आउटस्टैंडिंग बचा है, सिर्फ आपकी उतने तक की क्या रहती है? लाइबिलिटी। चाहो तो एक बार इसको रीड करो खुद से। सेक्शन 2, unpaid on the shares respectively held by, अनपेड मतलब यही कि उसने 15 रुपए नहीं दिए थे तो उतने ही एक्सटेंड तक उसकी क्या रहेगी? लाइबिलिटी। हिस्ट्री 215(7) है बेटा। अच्छा, डायरेक्टर्स की ना? यस श्रीनिधि, यस डायरेक्टर्स की। पढ़ के देखा? क्लियर हुआ? एक बार टाइप्स देख लो। स्टैट्यूटरी मतलब क्लियर है, किसी स्पेशल एक्ट के अंदर बनाई। रजिस्टर वेदर प्राइवेट और पब्लिक दोनों, इसके अंदर हमने देख लिया। लिमिटेड बाय, अब है शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। आई थिंक इसके बारे में डिटेल नहीं है उसमें, यस कुछ नहीं है। हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वैसे इतना नहीं पूछते, पर हैविंग शेयर कैपिटल मतलब उसमें क्या है? शेयर्स है। शेयर कैपिटल है, पेड अप जितनी है, शेयर्स दिख रहे हैं, मेंबर्स को क्या सब्सक्राइब करने पड़ेंगे? शेयर्स। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल मतलब शेयर्स नहीं है, हो सकता है गारंटी हो, ठीक है। और इन डिटेल आगे है, क्लियर है। बेसिक इंपॉर्टेंट इसमें ये दो चीज है कि क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय सेक्शन चाहो तो याद रख लेना, लिमिटेड बाय गारंटी 221, लिमिटेड बाय शेयर्स 220, एक के बाद एक ही है, और डेफिनेशन का 2 तो वैसे भी आपको याद है। ये सारी फॉर्म्स की कंपनी वापस अपन देखेंगे आगे इन डिटेल। लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी क्या होती है? बहुत इजी है, जो कि क्या है? कंपनी लिस्ट है या उसके शेयर्स लिस्ट है? कंपनी जिसके शेयर्स क्या है स्टॉक एक्सचेंज पर। कौन कौन सी स्टॉक एक्सचेंजेस है? बीएससी और एनएससी। बीएससी स्टैंड्स फॉर रिकॉग्नाइज्ड, क्यों बोलते हैं? जो चीज नहीं पता होगी ना मैं वही फंसाऊंगी। रिकॉग्नाइज्ड मतलब और भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, पर अपने इधर इंडिया में रिकॉग्नाइज कौन सी है? 2 ही है, बीएससी और एनएससी। अच्छा, कंपनीज एक्ट के अंदर काइंड्स ऑफ कंपनी डिफाइंड है, जो रजिस्टर है, बेसिक, कॉमन टाइप, प्राइवेट, पब्लिक, और इससे भी ज्यादा हमने अब ऊपर देख ली डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में। अरे टू बी फॉर्म्ड एज प्राइवेट लिमिटेड, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना ओपीसी के आगे लिमिटेड या कुछ नहीं लगता क्या? तो ओपीसी कंपनी हमेशा कैसी होती है? तो ओपीसी के आगे क्या लगता है? ऐसा ब्रैकेट में लिखा होता है ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। एग्जाम्पल ठीक है, स्टार लाइन ओपीसी
प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी, एकदम ऐसा। अब यहाँ तक तो अपन ने बेसिक पढ़ा, यहाँ से कान खोल के एकदम चालू हो जाना। कह रहे अगर कहीं पर लगता है कि ज्यादा हो रहा है तो आप खुद ही बोलना, चलेगा। एक बार देखते हैं सेक्शन कौन सा है, 260 ऑफ द प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स, आर्टिकल्स किसको बोला, यस अभी अपन ने पढ़े ना, ए एम ओ, ये क्या है, आर्टिकल्स है, ठीक है। फर्स्ट, इसमें प्राइवेट कंपनी है हमेशा कितनी रेस्ट्रिक्शंस होती है, 3। अगर ये 3 रेस्ट्रिक्शन जो देके रखी है प्राइवेट कंपनी की, कंपनीज एक्ट के अंदर, अगर ये कंपनी ये कोई भी रेस्ट्रिक्शन ब्रीच करेगी तो वो क्या बन जाएगी, पब्लिक। अभी आपने मुझे बताया प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं, मिनिमम कितने, मैक्सिमम, चलो मैंने मान लिया अगर प्राइवेट कंपनी में 250 मेंबर्स हो रहे हैं तो क्या बन जाएगी वो, पब्लिक। मतलब रेस्ट्रिक्शन ब्रीच हुई तो वो क्या बन गई, आप समझ में आ रहा है, 3 रेस्ट्रिक्शन, तीनों में से कुछ भी ब्रीच हुई क्या बन जाएगी, restricts the right to transfer its shares। सबको पता है प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल, मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में हूं, शेयर्स है मेरे, मैं सीधा डायरेक्ट रेचल को दे सकती हूँ क्या शेयर्स, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं तो बेच सकती हूँ ना मैं, तो ठीक है सेकेंडरी मार्केट में जाके बेच दूंगी, भाई अब मैं ओनर नहीं हूँ, आप कोई और ओनर बन जाओ इसका। सेकेंड रेस्ट्रिक्शन, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, मतलब क्यों, क्योंकि ओपीसी में कितने मेंबर होते हैं, ठीक है। लिमिट्स द नंबर टू इट्स मेंबर टू 200, अभी अपन ने देखा 200 से ऊपर गया तो पब्लिक बन जाएगी। इसके लिए इन्होंने कुछ चीजें देके रखी है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस देके रखे हैं। क्या रेस्ट्रिक्शन है कि ये लोग बोल रहे हैं कि अच्छा हम आपको कुछ लोगों के नाम बताएंगे कि अगर वो लोगों के पास शेयर्स है ना तो आप इस 200 में काउंट मत करना, क्योंकि अगर आपने उसको 200 में काउंट किया तो आपकी लिमिट तो बढ़ जाएगी, और आपकी लिमिट बढ़ी तो आप क्या बन जाओगे, पब्लिक का। पहला लोग, इन्होंने बोला कि अगर से एग्जाम्पल किसी के पास जॉइंट शेयर्स है, जॉइंट होल्डर्स है, बिट्टू और सिट्टू के पास कितने शेयर्स है, जॉइंट शेयर होल्डर हो सकते हैं, मम्मी और मैंने साथ में मिलकर शेयर्स लिए, जॉइंट हमारा दोनों का नाम है उस पर, अगर ऐसा कुछ है तो हम उसको कितने मेंबर मानेंगे, ताकि अपनी वो लिमिट के अंदर काम होता रहे। दूसरी रेस्ट्रिक्शन, चाहो तो ये सिर्फ पढ़ के देखो इतना, पढ़ के देखा ये बस इतना, सिंगल मेंबर तक क्लियर है। दूसरा, पर्सन्स हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द, एम्प्लॉयमेंट का मतलब कंपनी के कौन है, एम्प्लॉयज है जो कंपनी में काम करते हैं, अगर वो कंपनी में काम भी करते हैं और उनको हमने क्या देके रखे हैं, शेयर्स, तो उनको काउंट मेंबर्स में नहीं करें। अदरवाइज कितने लोग होंगे पता है ना, एम्प्लॉयज को अपन डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स देने के लिए, कंपनी में स्टे करने के लिए, स्वेट इक्विटी, राइट शेयर, बहुत सारी चीजें हम देते हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट्स करते हैं, तो उनमें अगर शेयर्स मिल गए तो हम उनको क्या नहीं मानेंगे, मेंबर, ताकि अपनी वो 200 की लिमिट क्या हो, ब्रीच। इसके अलावा इसी का ही एक पॉइंट है, पर्सन्स हु हैविंग बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो पहले कंपनी में काम करते थे, काम करते टाइम उनके पास क्या थे, अब वो काम पर फिर भी हम उनको मेंबर, समझ गए, मतलब किसी भी तरीके से अगर एक एम्प्लॉयज है तो उनको हम मेंबर में काउंट, चाहे वो अभी भी काम करते हो या चाहे वो फॉर्मली हो, पहले काम कर चुके होंगे, छोड़ दिया है हमारे इधर काम, तो भी उनके पास शेयर्स हैं तो भी उनको मेंबर, क्लियर है कि एम्प्लॉय प्लस शेयर होल्डर अगर वो बिफोर थे, आफ्टर कुछ सालों बाद अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो भी हम उसको मेंबर नहीं मानेंगे, रीच नहीं करनी कंडीशन।
क्लियर है? अब चाहो तो एक बार रीड करो ये वाला एम्प्लॉयमेंट वाला क्लियर है, जो भी पर्सन एम्प्लॉयमेंट में है। दूसरा पॉइंट ये बोलता है, से एग्जाम्पल आप मेरी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में थी, मैंने आपको 2 शेयर्स मेरी कंपनी के दे दिए, क्या आप मेंबर हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आप किस में हो? एम्प्लॉयमेंट में हो। अब थोड़े टाइम बाद आपने मेरे इधर काम छोड़ दिया, अब आप मेरे लिए क्या हो गई? फॉर्मली अपन बोलते जो गया, ठीक है, नाम पहले था, आप पहले थी, अब आपने मेरे इधर काम छोड़ दिया, पर आपके पास अभी भी क्या है? हो सकते हैं ना कंपनी के शेयर्स, तो ठीक है, जब तक आप अनटिल अनलेस ट्रांसफर ना करो, ठीक है, आपके पास शेयर्स हैं, तो अभी भी आपको क्या मैं मेंबर में काउंट करूंगी? मतलब किसी भी तरीके से अगर एम्प्लॉयमेंट में है वो, तो मैं उसको मेंबर की काउंटिंग में नहीं लूंगी। तो मेंबर कहलाएगा, डेफिनेटली कहलाएगा। चलेगा? नहीं मतलब क्या पहले एम्प्लॉयमेंट में था, फिर हाँ, फिर कोई सेंस नहीं है, ठीक है, चलेगा। थर्ड रेस्ट्रिक्शन, ये जो एम्प्लॉयमेंट वाली थी ना 200 वाली, वो एक ही रेस्ट्रिक्शन थी जिसमें 2 पॉइंट्स आ गए। एक थी ट्रांसफरेबिलिटी वाली, और तीसरी है क्या? पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। आईपीओ एफपीओस लेकर आना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयर्स लिस्ट करवाने। 3 रेस्ट्रिक्शन क्लियर है? एक बार बोल दो 3 रेस्ट्रिक्शन। अपने शेयर्स ट्रांसफर, इनविटेशन टू पब्लिक मतलब ऑफर शेयर्स नहीं, तीसरा 200 की कंडीशन ब्रीच ना हो जाए एक्सेप्ट इन ओपीसी, क्योंकि इसमें एक ही रहता है, ठीक है, ब्रीच ना हो जाए तो ऐसा पर्सन जो कि क्या है एम्प्लॉयमेंट में है और उसके पास क्या है, उसको काउंट। दूसरा फॉर्मली इन एम्प्लॉयमेंट था, पहले था, तो भी उसका काउंट। क्लियर है? इट मस्ट बी नोटेड दैट it is only the number of members that is limited to 200. A private company may issue debentures to any number of person. बोलते प्राइवेट कंपनी पे ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप वो कुछ भी इशू नहीं कर सकते। डिबेंचर्स क्या होता है? अभी सुना है शेयर्स, डिबेंचर्स। शेयर्स तो सबको पता है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है डिबेंचर्स, एक तरीके की बोरिंग रहती है, उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी में इशू to any number of persons, the only condition being that invitation to public to subscribe is debenture is prohibited. Any number मतलब क्या? अगर मुझे आज डिबेंचर इशू करने हैं तो मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस को कर सकती हूँ, आप लोगों को कर सकती हूँ, लेकिन मैं पब्लिक में एडवर्टाइज करके पूरी पब्लिक को इशू। क्लियर है? थोड़ा सा समझो। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्लियर है? शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। डिबेंचर्स क्या होता है? उन्होंने बोला अभी अपन ने ऊपर देखा, क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकती है? नहीं। तो उसका एक एक्सेप्शन मान लो, प्राइवेट कंपनी शेयर्स तो इशू नहीं कर सकती, पर नंबर ऑफ पर्संस को डिबेंचर्स इशू कर सकती है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर पर्संस को, वो भी पब्लिक में नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर पर्संस को। से एग्जाम्पल, मैं प्राइवेट कंपनी हूँ, चांदनी प्राइवेट कंपनी हूँ, तो मैं क्या इक्विटी इशू कर सकती हूँ, एडवर्टीज करके पब्लिक से पैसा रेज कर सकती हूँ? क्या पब्लिक से डिबेंचर के थ्रू पैसा रेज कर सकती हूँ? नहीं। मैं सिर्फ नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन से ही क्या कर सकती हूँ, डिबेंचर्स के लिए पैसा पर्टिकुलर रहता है, रिलेटेड बोल सकते हैं। एनी नंबर बोला ना, इसका मतलब आप लोगों से भी ले सकती हो, भले आप मेरी कंपनी से रिलेटेड नहीं हो। बस ये कहना चाह रहे हो आप एडवर्टीजमेंट मत करना और पब्लिक एट लार्ज में जाकर पैसा मत उठाना। ऐसा नहीं है उन्होंने अगर यहाँ पर बोल दिया कि प्राइवेट कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है, इस पर भी रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं, फिर मतलब कोई भी चीज़ आसान नहीं है। क्लियर है? ये आप ना शेयर्स एंड डिबेंचर्स, आपका कंपनी लॉ में चैप्टर है, कंपनी शेयर कैपिटल शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये आप उसके अंदर इन डिटेल पढ़ेंगे। मेरे इसमें तो बस थोड़ा सा है, वहाँ पर तो आपको कंडीशंस देखनी पड़ेगी कि इन केस अगर प्राइवेट कंपनी को इशू भी करने हैं तो क्या क्या प्रोसीजर करनी पड़ेगी और आरओसी को क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, मतलब लिंक कर पाओगे आप, उसमें डिटेल है, इसमें सिर्फ एक लाइन दे के रखिए, और इसमें ऐसा पूछेंगे भी नहीं, कंपनी लॉ में जरूर पूछेंगे। क्लियर है?
अच्छा, इसमें लिखा है सेक्शन 14 ये बोलता है, ठीक है, एओए के बारे में बात करता है कि मस्ट प्राइवेट कंपनी ने कोई भी रेस्ट्रिक्शन इनमें से, एग्जाम्पल, जब आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो, चांदनी प्राइवेट कंपनी में बना रही हूँ, इसके अलावा क्या मुझे ये तीनों रेस्ट्रिक्शन अपने एओए में डालनी पड़ेगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एमओए में डालनी पड़ेगी कि मैं प्राइवेट कंपनी हूँ और ये तीनों रेस्ट्रिक्शन मेरे पे लगते हैं। अगर मैंने रेस्ट्रिक्शन नहीं डाली तो काम चलेगा, बस इतना बोला है। और इससे कोई भी रेस्ट्रिक्शन जो मैंने डाली है वो ब्रीच हो गई तो मैं क्या बन जाऊंगी, और फिर मेरे को उसका कंप्लायंस करना पड़ेगा पूरा। ऐसा नहीं कि चलो बन गई तो छोड़ दिया, फिर आपको वो जो पब्लिक कंपनी के हैवी कंप्लायंसेस रहते हैं, गवर्नेंस रहती है, आपको वो फॉलो करने पड़े। समझा? काफी है, इसको अपन और कल से पढ़ेंगे। ये लाइंस कुछ नहीं देके रखी है, प्राइवेट कंपनी के आगे क्या लगता है, बस बाकी अपन कल से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक पूरा अच्छे से क्लियर है? थोड़ा सा लगा कि हाँ पढ़ा, थोड़ा सा लगा, धीरे धीरे और लगेगा। ठीक है, बस कोशिश करना, मैं इसके नोट्स तो आपको या कुछ प्रोवाइड कर देती हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, कि ये वाली पीडीएफ या कुछ तो प्रोवाइड कर दूँ आपको, अदरवाइज ये अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चंस बनते हैं तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर बनते हैं कि केस लॉ दे दिया, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि कैसा केस लॉ है, फिर आपको कहीं ना कहीं डेफिनेशन से चालू करना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी का केस लॉ है तो कुछ तो डेफिनेशन में आपको लिखना पड़ेगा पूरा सेक्शन समेत। 268 क्या बात करता है प्राइवेट कंपनी के बारे में, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 विच विल इंक्लूड 3 रेस्ट्रिक्शन, फिर वो आपकी तीनों रेस्ट्रिक्शन, फिर आखिरी में चाहो तो ये लिख सकते हो कि इसके बियॉन्ड नहीं करना वरना पब्लिक बन जाओगी, और ये डिबेंचर वाली लाइन भी लिख सकते हो। प्राइवेट कंपनी का इतना ही कंसेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप यही कंसेप्ट जिसको नहीं भी समझ में आया कंपनी लॉ में फिर से पढ़ोगे, ठीक है, तो एक ही जगह भी अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपके लिए बेनिफिशियरी है यार। और कुछ डाउट है पूछ सकते हो आराम से, करके आए हो क्वेश्चंस? आप कल नहीं आई थी ना, ऑनलाइन थे ना? ओके, यस ऑनलाइन। श्रीनिधि, अंजलि, मिहिर। श्रीनिधि बोलेगी मैं आज पहले दिन आई हूँ और मैम ने एकदम इतना ऐसा पढ़ा लिया है। आपका क्या नाम है? रितिका। आपका भी फर्स्ट डे है ना? आपका नाम क्या है? परनीत। कैसे भूलूंगी मैं परनीत को? हाँ, परनीत ने मुझे रात में विश किया। विश तो किया नहीं,